हेलो एवरीवन, आज सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता चलेगा कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है और हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है और गवर्नमेंट कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। अवेलेबिलिटी मतलब कि खाना सब जन को अवेलेबल हो जब भी वो चाहें। अवेलेबिलिटी में इंक्लूडेड है प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, इम्पोर्ट्स जो फूड हम बाहर से मंगाते हैं और गवर्नमेंट के प्रीवियस स्टॉक्स। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि खाना किसी भी इंसान को हर समय उपलब्ध हो। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास इनफ मनी हो कि हम एक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अपने लिए खरीद सकें। वाई फूड सिक्योरिटी? मैंने जैसे आपको बताया था पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग तो ऑब्वियसली फूड इनसिक्योर होंगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए उतने पैसे ही नहीं होंगे कि अपने लिए वो लोग न्यूट्रिशियस फूड खरीद सकें। बट कभी कभी जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर लोग होते हैं उनके लिए भी फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। वो होती है इन द केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। सपोज कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ जैसे कि कोई अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, सुनामी या फिर फेमाइन। सो इन सब केसेस में पॉवर्टी लाइन के अबव रहने वाले पर्सन के लिए भी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। बट हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? इन सब चीजों के आने की वजह से कैसे हमारी फूड सिक्योरिटी अफेक्ट हो सकती है। सपोज ड्राउट हुआ, तो ड्राउट होने की वजह से हम लोग पेड़ पौधे ही नहीं उगा पाएंगे क्योंकि हमारे पास पानी ही नहीं है। जब हम लोग कोई खेती ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी मार्केट में फूड की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और उन केस में जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो सिर्फ वही लोग फूड अफोर्ड कर पाएंगे जो रिच हैं, जिनके पास पैसा है। सो जिसके पास पैसा नहीं है वो इस सिचुएशन में तो खाना ही नहीं खा पाएगा, तो ये पर्सन फूड इनसिक्योर हो जाएगा। सो व्हाट इज फैमिन? Famine is widespread death due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation. So ऐसी सिचुएशन जिस केस में कैलामिटी हुई कोई और लोगों के पास पैसा नहीं है और ये कैलामिटी बहुत टाइम तक होने लगी और बहुत सारे एरिया में फैल गई, तो ऐसे सिचुएशन में फैमिन हो सकता है। और क्योंकि लोग माल नरिश्ड है, उनके पास उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं है, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं फैमिन की वजह से। और हमारी लास्ट सबसे भयानक जो फैमिन हुई थी वो थी फैमिन ऑफ बंगाल जो कि 1943 में हुई थी। उसमें 30 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। सो यू कैन इमेजिन कितना ड्रास्टिक होगा वो सिचुएशन। बट थैंक गुडनेस कि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज वापस नहीं हुई हु आर फूड इनसिक्योर। सो फूड इनसिक्योर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि लैंडलेस पीपल जिनके पास कोई भूमि नहीं है कि वो उसमें खेती कर सके, अपना खाने पीने का एटलीस्ट इंतजाम कर सके, तो वो हो सकते हैं फूड इनसिक्योर। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स वो होते हैं जो कारीगर होते हैं, जो अपने हाथ से बड़ी अमेजिंग चीजें बना सकते हैं, वो हो सकते हैं फूड इनसिक्योर। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स इसलिए फूड इनसिक्योर हो सकते हैं क्योंकि उनको यही काम अच्छे से आता है। अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा या उनको पैसे उनके काम के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे तो उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड और बेगर्स भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। SC, ST, OBCs भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। मदर एंड किड्स स्पेशली, और वो भी लोग फूड इनसिक्योर हो सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। सो ये जो फूड इनसिक्योरिटी है वो कुछ स्टेट्स में कुछ ज्यादा ही है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सो लेट्स टॉक अबाउट हंगर। हंगर एक और फैक्टर है जो फूड सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। हंगर दो तरह का होता है, एक क्रॉनिक होता है और एक सीजनल होता है। क्रॉनिक हंगर वो होता है जब लगातार आप ऐसा खाना खा रहे हो जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बेकार है। तो ये सिचुएशन तभी आती है मोस्टली जब आपके पास पैसे की कमी होती है। और दूसरी जो हंगर है वो है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर वो होती है जब आपको कुछ सीजन्स में तो बड़े अच्छे से खाना मिलेगा, पर कुछ सीजन्स के लिए आपको बहुत ही मीगर वे में खाना पड़ेगा और आप हंगरी रह जाओगे। रूरल एरिया में देखा जाए तो सीजनल हंगर होती है एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, उनको कुछ सीजन्स के लिए, एग्रीकल्चरल सीजन के लिए काम मिलेगा और बाकी में दे हैव टू स्टे अनएम्प्लॉयड। इसकी वजह से उनको थोड़ा ही खाना खा के अपनी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। और अर्बन एरियाज में सीजनल हंगर बेसिकली उनको होता है जो टेम्पररी काम करते हैं। क्रॉनिक हंगर हमारे यहाँ रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही बहुत कम हो गया है और सीजनल हंगर का भी यही हाल है। तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, हम लोग ये इंडिपेंडेंस से ही एम कर रहे हैं कि हमारे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो इससे ही रिलेटेड एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में स्पेशली प्रोडक्शन बढ़ गया वीट और राइस का। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया वीट का कि इंदिरा गांधी जो कि हमारी तब की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक स्टैम्प निकाला विद द नेम वीट रेवोल्यूशन इन 1968। तो पहले तो ये वीट तक ही सीमित था, बाद में राइस की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। सो अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है और सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में होता है।
फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हम लोग ने अपने लोगों को बचाया कि हमारे यहाँ फैमिन नहीं हो और हम लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से भी अपने देशवासियों को बचा सकें। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1960-61 में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 80 मिलियन टन था और अभी 2018-19 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन 285.2 मिलियन टन हो गया है। तो आप लोग समझ रहे हो कि हमारे इंडिया ने कितना ज्यादा अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट के फूड सिक्योरिटी सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक क्या होता है कि ये स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, और ये फूड ग्रेन नॉर्मली आपका राइस और व्हीट होते हैं। तो बफर स्टॉक में क्या करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प लेती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं, जो स्टेट ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उनसे लेके उन स्टेट को दे देती हैं जहाँ पे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बहुत ही कम है। तो एफसीआई उन फार्मर से सामान लेती है और उसको एक पर्टिकुलर प्राइस देती है। ये प्राइस को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है हर साल। जब फार्मर अपना खेती शुरू करता है उसके पहले ही डिक्लेयर कर देती है ताकि फार्मर को इंसेंटिव मिले, फार्मर को पता चले अच्छा ठीक है गवर्नमेंट इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है, आई नीड टू प्रोड्यूस दिस, ताकि उनका भी प्रॉफिट हो। एमएसपी पे फार्मर से फूड ग्रेन खरीदने के बाद गवर्नमेंट इसको ग्रेनरीज में रख देती है और फिर ये ग्रेनरी से ये सामान उन एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे इसको जरूरत है। सपोज कहीं पे खाने की कमी है या फिर कैलामिटी आई है तो वहाँ पे ये ग्रेनरी से सामान जाता है और लोगों की हेल्प करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत सारे राशन शॉप्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खोले हैं जहाँ पे लोगों को एक निश्चित मात्रा में वो जाके वहाँ पे सामान खरीद सकते हैं। इन राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं और वो हर लोकेलिटी, टाउन, सिटी हर जगह पे हैं। राशन शॉप में फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन मिलता है और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये जब सामान देती है राशन शॉप में ये नॉर्मल बाजार की प्राइस से कम होता है और इस प्राइस को इशू प्राइस कहते हैं। बात करें राशनिंग की, जिसमें कि रिसोर्सेज को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है उसकी तब हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इसकी जो स्टार्ट हुई वो बंगाल की फैमिन से शुरू हुई और फिर लेटर ऑन वापस से ये रिवाइव हुआ 1960s में बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। जब एनएसएसओ का डेटा आया इन 1970s कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड फूड फॉर वर्क। करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी था और सबके लिए था, तो कोई भी भेदभाव नहीं होता था। सबके पास एक निश्चित मात्रा थी कि आप इतना इतना किलो ले सकते हो व्हीट एंड राइस। उसके बाद 1992 में रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें ये थोड़ा सा चेंजेस लाके इसमें क्या किया गया कि पीडीएस को 1700 ब्लॉक्स में और इंट्रोड्यूस किया गया। टारगेट ये था कि हम लोग बेसिकली रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में लोगों की हेल्प करेंगे राइस और व्हीट की अच्छे से सप्लाई मेंटेन करके। फिर 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च हुआ, जो कि पहला टाइम जब लोगों में भेदभाव करना शुरू कर दिया कि गरीबों के लिए अलग सा प्राइस होगा और जो थोड़े रिच मेंबर्स हैं उनके लिए थोड़ा अलग प्राइस, और इसका टारगेट था पुअर इन ऑल एरियाज। फिर 2000 में 2 स्कीम्स का इंट्रोडक्शन हुआ। पहली अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी थी अन्नपूर्णा स्कीम। अंत्योदय अन्न योजना के अकॉर्डिंग जो बीपीएल में भी बहुत ही गरीब हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग चुने जाएंगे और फिर उनको फूड सिक्योरिटी दी जाएगी। लेटर ऑन इसमें थोड़ा और भी ज्यादा लोग शामिल किए जाने लगे ताकि और भी लोगों को फूड सिक्योरिटी दी जा सके। अन्नपूर्णा स्कीम में था कि फूड सिक्योरिटी दी जाएगी जो कि अब कोई काम नहीं कर सकते और वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। सो क्रिटिसिज्म्स भी बहुत सारे हैं पीडीएस को लेके, जैसे कि अभी भी इतने सारे लोग भूखे रहते हैं जबकि गवर्नमेंट की जो ग्रेनरीज है पूरी की पूरी फुल रखी हुई है। और सबसे बुरा तब लगता है जब ग्रेनरीज फुल है और उनको रैट्स खा लेते हैं। एंड स्पेशली रेनी सीजन में यू मस्ट हैव सीन कि कैसे बोरियों में रखे हुए सामान ऐसे गीले होके खराब हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही बुरा लगता है। दैट इज रियली अ वेरी एप्ट क्रिटिसिज्म जो कि होना चाहिए और इसको गवर्नमेंट को ऑफकोर्स सही करना चाहिए। दूसरा है कि मिनिमम बफर नॉर्म, और ये भी क्रिटिसिज्म है कि हमारा जो मिनिमम बफर नॉर्म है उससे भी बहुत ज्यादा हम लोग ग्रेनरी अक्वायर कर लेते हैं
जो कि बड़ा ही अनडिजायरेबल और बहुत ही वेस्टफुल है। तो मिनिमम बफर नॉर्म क्या होता है, कितना स्टॉक ऑफ फूड जरूरी है कि हमारा सपोज कोई भी कैलामिटी हुई तो हम लोग को कितना स्टॉक सफिशिएंट है कि इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए होगा। और ये मिनिमम बफर नॉर्म क्वार्टरली मेजर किया जाता है। जनवरी के लिए 21.41 मिलियन टन इनफ है, अप्रैल में 21.04 मिलियन टन इनफ है, जुलाई में 41.12 और अक्टूबर में 30.77 मिलियन टन इनफ है। और ये जो लाइन है ये हमारी मिनिमम बफर नॉर्म्स को इंडिकेट कर रही है। यू विल बी शॉक्ड टू सी कि हमारा एक्चुअल में स्टॉक कितना है। हमारा एक्चुअल में स्टॉक इतना है, तो हमें करना चाहिए 21.41 मिलियन टन। हमारे पास एक्चुअल स्टॉक है जनवरी में 35.76। सिमिलरली अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में भी हमारे इतना स्टॉक ज्यादा है, जो कि बड़ा ही बेकार है। ये इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा जाता है और ग्रेनरीज में भी पूरा फुल सामान रहता है जो कि यूज ही नहीं करते। सो यू विल बी थिंकिंग अरे ये तो सही बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, पर गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? क्यों? जो ज्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है ना, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स क्या करते हैं, ये सब गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं कि आप थोड़ा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाओ ताकि हमारे फार्मर्स को परेशानी नहीं। और जब मिनिमम प्राइस लेवल बढ़ता है तो नॉर्मली जो किसान कोर्स ग्रेन उगाते जैसे बार्ले, बाजरा, ज्वार, रागी, वो इन सब चीजों का प्रोडक्शन बंद करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से राइस और वीट उगाने लगते हैं। और एक और क्रिटिसिज्म है पीडीएस का, राशन शॉप्स को जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ग्रेन्स देती है, वो यहाँ की शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि वो अच्छा क्वालिटी का फूड ग्रेन बाहर मार्केट में बेच देते हैं और उससे पैसे कमा लेते हैं, और जो गंदा क्वालिटी का जो फूड ग्रेन होगा वो ले आएंगे राशन शॉप में और वो बेचने लगेंगे। सो इट इज रियली बैड कि गवर्नमेंट तो प्रोक्योर करती है अच्छी क्वालिटी का ग्रेन और राशन शॉप वाले इलीगली ये काम कर रहे हैं। और एक और वजह है जिसकी वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन का इतना स्टॉक है, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले राशन शॉप्स क्या करते थे, पहले कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेटर ऑन क्या हुआ कि हम लोग ने सेग्रीगेट कर दिया लोगों को, और इसकी वजह से इतना ज्यादा फूड ग्रेन एफसीआई के पास स्टोर्ड रहता है जिसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। So this is how we secure food for all the people. So next we gonna talk about the role of cooperative in food security. कोऑपरेटिव क्या होते हैं, जब बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर एक संगठन बनाते हैं और उसमें एक साथ काम करते हैं। कोऑपरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया को फूड सिक्योरिटी देने में, स्पेशली इन सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्पेशली हम लोग बात करें तमिलनाडु की, तो वहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे कोऑपरेटिव का रोल कितना ज्यादा है। ऑलमोस्ट 94% ऑफ टोटल राशन शॉप आर रन बाय कोऑपरेटिव। सिमिलरली मदर डेयरी और अमूल भी एक कोऑपरेटिव है और ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव है। सिमिलरली एडीएस यानी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एक एनजीओ है जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है। ये हेल्प करता है ग्रेन बैंक एस्टैब्लिश करने में इन डिफरेंट विलेजेस, ताकि लोग फूड सिक्योर हो और कोई भी परेशानी हो ये उनको खाने की दिक्कत नहीं हो और वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी सके। सो आई गेस आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रियली लव टू हेल्प यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इट इज द लास्ट चैप्टर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ ग्रेट डे। बाय।